तो आप लोगों ने देखा कि सेकंड पेपर जीएस का हो गया है और इस सेकंड पेपर में जो इंटरनेशनल रिलेशन के सवाल आए हैं वो बहुत ही बढ़िया सवाल इस प्रकृति के हैं, जैसे कंटेम्प्रेरी भी है और कंसेप्ट भी है। दोनों को मिला करके एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल सवाल बनाए गए हैं। 4 सवाल पूछे गए हैं, जिसमें से 9वां, 10, 19, 20 ये 4 सवाल हैं। अगर आप यहाँ पर 10वें सवाल की चर्चा करें तो इसमें एक डीग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड सवाल हुआ, जो आजकल बहुत चर्चा में रहता ही है। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट जो टैरिफ बैरियर्स लगाता है, इन सब के कारण से भी जो सवाल है वो है वैश्वीकरण के क्षीण होने के साथ शीत युद्ध के बाद की दुनिया संप्रभु राष्ट्रवाद का स्थल बनती जा रही है। इस पर विवेचना कीजिए। मतलब आपको ये बताना है कि जब ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अगर कमज़ोर हो रहे हैं, वैश्वीकरण की संस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं, तो किस तरीके से संप्रभु राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की अवधारणा दोबारा आ रही है और लोग अपने बाजार को संरक्षित करने की कोशिशें कर रहे हैं। तो ये सवाल भी बहुत अच्छा है, जो जुड़ा हुआ है, चर्चा में रहता था। ऐसे ही भारत अफ्रीका डिजिटल साझेदारी पर भारत और अफ्रीका के साथ सहयोगों के बारे में भी सवाल एक पूछा गया। इसके बाद आप देखिए कि एनर्जी सिक्योरिटी, आजकल सबसे ज़्यादा चर्चा में एनर्जी सिक्योरिटी रहती है, वहाँ से भी सवाल पूछ लिया गया। यूनाइटेड नेशंस के रिफॉर्म्स को लेकर के भी सवाल पूछ लिया गया। तो ऐसा कोई सवाल नहीं आया है जिसको ये कहा जाए कि नहीं, हमने सोचा ही नहीं था कि इस तरीके का सवाल आ जाएगा। बहुत ही सामान्य, और जो सवाल बनाए गए हैं वो बहुत ही कंसेप्चुअल हैं। किसी भी विद्यार्थी ने अगर ठीक ढंग से पढ़ाई करी है तो बड़े इत्मीनान से इन सवालों को कर ले जाएगा और अच्छा काम वो करेगा, अच्छा स्कोर भी करेगा, क्योंकि लिखने का अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छा था। अगर आप 20वें सवाल की चर्चा करें, जिसमें संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सुधार की प्रक्रिया अभी भी अनसुलझी है, ये सवाल पूछा गया है। यूएसए बनाम रूस चीनी गठबंधन के बीच उलझाव के कारण, तो जो आप देख रहे हैं कि एक तरफ ग्रुपिंग्स चाइना अपने फेवर में कर रहा है, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ग्रुपिंग कर रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस को देखा गया है। तो जितने भी सवाल आईआर में पूछे गए हैं वो बहुत अच्छे हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा ठीक ढंग से, क्लास नोट्स को तैयार किया होगा, तो वो बड़े इजीली सवालों को कर चुके होंगे। थर्ड पेपर हो गया है। तीसरा पेपर बहुत अच्छा रहा है, बच्चे भी बहुत अच्छा बता रहे हैं। जिसमें आंतरिक सुरक्षा के सवाल अगर हम देखें तो अच्छे सवाल आए हैं, जिसमें जो डायमेंशंस हैं सिक्योरिटी के उनको कवर किया गया है। जैसे आप अगर 9वें सवाल की चर्चा करें, जो आतंकवाद एक वैश्विक महाविपत्ति है, तो ग्लोबल टेररिज्म पर सवाल हुआ। यह भारत में किस रूप में प्रकट हुआ, समसामयिक उदाहरणों से व्याख्या कीजिए। राज्य द्वारा कौन से जवाबी उपाय अपनाए गए हैं। तो पहले तो हमें इसमें यह बताना है कि आतंकवाद किस तरीके से एक वैश्विक विपत्ति बनता चला जा रहा है, तो आतंकवाद की व्यापकता बताना है। भारत में आतंकवाद कैसे शुरू हुआ, इस पर चर्चा करनी है। जैसे आप आतंकवाद के लिए 1980 के दशक से बता सकते हैं, पाकिस्तान प्रायोजन यहाँ पर कर सकते हैं, आंतरिक क्षेत्र में आतंकवाद की स्थितियाँ हैं, आतंकवाद के कौन कौन से आधार हैं भारत में उत्पन्न होने के, तो भारत में उत्पन्न होने के कारण हमें यहाँ पर बताना होगा। फिर बताना होगा समसामयिक उदाहरणों से व्याख्या करना है। वर्तमान में आतंकवाद की क्या स्थिति है, उसके कुछ एग्जाम्पल आप दे दीजिए, और राज्य द्वारा कौन से जवाबी उपाय, राज्य ने कौन कौन से काम करना शुरू किए हैं। तो राज्य के द्वारा सशक्त सैन्य कार्यवाही है, विकासात्मक कदम है, किस तरीके से राज्य ने ऑपरेशन चलाए, जिसमें आप उदाहरण दे दें, ऑपरेशन सिंदूर का, ऑपरेशन महादेव है, ऑपरेशन सर्वशक्ति है, ये हैं। फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हमने वहाँ पर चलाए हुए हैं। तो आतंकवाद उन्मूलन के लिए, तो आतंकवाद एक कैसी जटिलता है ये बता देना है, भारत में आतंकवाद उत्पन्न होने के कारण बता देना है, फिर भारत के द्वारा कौन से ऐसे उपाय किए गए हैं आतंकवाद उन्मूलन के लिए, वो बता देना है। तो ये एक 9वां सवाल आपका कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा एक सवाल और आया है, भारत सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि वामपंथी उग्रवाद 2026 तक समाप्त कर दिया जाएगा। तो हमने टारगेट रखा है, और गृह मंत्री ने, आपने देखा होगा कि नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए या वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने के लिए ये टारगेट रखा है।
तो यहीं से आंसर शुरू होगा और फिर हमें बताना होगा कि LWE को समझते हो जनता कैसे प्रभावित होती है। वामपंथी उग्रवाद के प्रभाव बता देना है जो सामान्य साधारण जनता के ऊपर पड़ते हैं और इसके बाद सरकार ने कौन सी नीति अपनाई है LWE को समाप्त करने के लिए, किस तरीके से हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आप सशक्त सैन्य कार्यवाही है, विकासात्मक कार्य हैं, लोगों को इनकॉर्पोरेट करना, भारत के साथ शामिल करना, ये सारी चीज़ें हमें LW, तो ये भी बिल्कुल सामान्य सा सवाल था। सामान्यतः लोगों ने जो क्लास नोट्स हैं उनको पढ़ करके ही सवाल को कर लिया होगा। ऐसे ही आप देखें कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का एक सवाल आया है। उत्तर पूर्वी में राज्यों में आंतरिक सुरक्षा एवं शांति प्रक्रिया में कौन-कौन सी चुनौतियाँ हैं? तो पूर्वोत्तर में चुनौतियाँ क्या-क्या हैं, वो आपको बता देना है। विगत 1 दशक में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न सहमति पत्रों पर जो अभी हमारे सरकार ने समझौते किए हैं, कुछ महत्वपूर्ण, उन समझौतों की चर्चा कर लीजिए आप। जैसे कि आप बोडो अकॉर्ड है, थर्ड हुआ है 2020 में, फिर आप मणिपुर में हुआ और असम में हमने बहुत सारे समझौते किए हैं। उन समझौतों का उल्लेख करके और बता दीजिए कि भारत सरकार की नीति कितनी सफल रही है। इसके बाद कोस्टल सिक्योरिटी पर एक सवाल आया है, तटवर्ती सुरक्षा के लिए जो भारत के समुद्री व्यापार संरक्षण के लिए समुद्री सुरक्षा क्यों आवश्यक है? तो समुद्री सुरक्षा की आवश्यकता के कारण आपको बता देना है यहाँ पर और फिर बताना है कि समुद्र तथा तटीय सुरक्षा की चुनौतियों तथा आगे बढ़ने के मार्ग पर चर्चा कीजिए। तो समुद्री सुरक्षा में हमें कौन-कौन सी चुनौतियाँ आ रही हैं, वो बता देना है। जैसे समुद्र में हस्तक्षेप है, पायरेसी बढ़ रही है, कोस्टल एशिया में बहुत सारी कोस्टल क्षेत्र में बहुत सारी एजेंसियां हैं, उनको कोऑर्डिनेट करने में भी चुनौतियां आ रही हैं। सर्विलांस सिस्टम भी स्ट्रांग नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको बता देना। तो तटवर्ती सुरक्षा के बारे में मतलब कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जिसको बड़े इजीली किया नहीं जा सकता है। जिसने अपने कंसेप्ट को बढ़िया रखा होगा वो सवाल को बड़े इत्मीनान से कर लेगा। तो ये 4 सवाल सिक्योरिटी के आए हैं। ठीक, थैंक यू वेरी मच।